तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर। स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल सीबीजी एनिमे पर। दोस्तों, आज हम माय हीरो एकेडेमिया के चैप्टर 287 को कवर करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूं। जो लोग सिर्फ एनिमे देखते हैं वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि ये स्टोरी हम एनिमे के सीजन 6 में देखेंगे, जो कि करीब 1 या 2 साल बाद आएगा। तो ये वीडियो आप तभी देखिएगा जब आप सच में आगे की स्टोरी को जानना चाहते हों। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें, क्योंकि मैं चैनल पे लगातार वीडियोस डाल रहा हूँ और आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार वीडियोस यहाँ पे आती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि इज़ुको किस तरीके से वन फॉर ऑल के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पर ऑल फॉर वन और शिगाराकी भी होते हैं। जैसे ही इज़ुको इस दुनिया में हिलने की कोशिश करता है वो एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। तभी उसके पीछे एकदम से नाना शिमुरा आ जाती है, जो कि ऑल माइट की टीचर थी और काफ़ी सालों पहले मर चुकी है। नाना शिमुरा इज़ुको से बोलती है कि तुम अभी इस दुनिया में चल नहीं सकते हो, तो ये सिचुएशन हमें संभालने दो। पिछले हफ्ते तक हमें ये नहीं पता था कि नाना शिमुरा का हमसे क्या मतलब है, पर वो चीज़ हमें इस चैप्टर में समझ आ जाती है और ये चीज़ आप कुछ ही देर में देखेंगे। नाना शिमुरा ऑल फॉर वन की तरफ देखती है और बोलती है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि मेरी मौत के बाद भी मुझे तुम्हें देखना पड़ रहा है। ऑल फॉर वन लगातार वन फॉर ऑल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है। इज़ुको भी नाना शिमुरा को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि वो इस लड़ाई के बीच में नाना शिमुरा को देखेगा। इज़ुको बोलता है कि लगता है हम वन फॉर ऑल के अंदर हैं, पर इस वक्त काचान और बाकी सभी के साथ क्या हो रहा है। तभी हम ऑल फॉर वन की तरफ देखते हैं। वो बोलता है कि शिगाराकी, उस तरफ देखो, एक मरा हुआ इंसान खड़ा है, उस तरफ देखो, ये तुम्हारी ग्रैंड मदर हैं। ऑल फॉर वन किसी भी वन फॉर ऑल के यूज़र की रिस्पेक्ट नहीं करता है। ऑल फॉर वन बोलता है कि नाना शिमुरा बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंट थी और वो हमारे सामने खड़ी है। हम सभी ये बात समझ सकते हैं कि ऑल फॉर वन किसी भी वन फॉर ऑल के यूज़र को पसंद क्यों नहीं करता है, पर एक बात आप भी नोटिस करेंगे कि ऑल फॉर वन को नाना शिमुरा से कुछ ज़्यादा नफरत है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि नाना शिमुरा और ऑल फॉर वन के बीच में ज़रूर कोई हिस्ट्री है, और ये शायद हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तभी ऑल फॉर वन बोलता है कि हम एक ट्रांसप्लांट के बीच में हैं, यानी कि वो अपने वन फॉर ऑल को ऑल फॉर वन में ट्रांसप्लांट करने की प्रोसेस को शुरू कर चुका है। तभी ऑल फॉर वन अपने क्वर्क के बारे में सबको बताता है। वो बोलता है कि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब एक शख्स का ऑर्गन दूसरे शख्स में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस शख्स के टेस्ट या नेचर में चेंज आ सकता है जिसने ट्रांसप्लांट को रिसीव किया हो, और इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारा एविडेंस भी है। और जब ऑल फॉर वन किसी और के क्वर्क को चुराता है तो उस क्वर्क के साथ साथ उस शख्स की पर्सनैलिटी भी क्वर्क के अंदर साथ आती है, और इसी वजह से ऑल फॉर वन को कई बार बुरे सपने आते थे। जिस शख्स का उनने क्वर्क चुराया होता है वो ऑल फॉर वन के सपने में आके उसे परेशान करते थे, और इसीलिए ऑल फॉर वन को काफ़ी बुरा लगता था और वो काफ़ी गिल्ट फील करता था। पर सबसे अजीब बात यह है कि अगर ऑल फॉर वन उस क्वर्क को अपनी बॉडी में से निकाल देता था तो उस क्वर्क का ओनर भी ऑल फॉर वन के सपने में आकर उसे परेशान करना बंद कर देता था। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्वर्क एक बॉडी के पार्ट की तरह है, और अगर उसे किसी ओनर की बॉडी से अलग किया जाता है तो एक तरीके से वो उसकी पर्सनैलिटी भी अपने साथ लेकर जाता है। उसकी कॉन्शियस का एक छोटा सा पार्ट उस क्वर्क के अंदर रह जाता है। ऑल फॉर वन बोलता है कि जब उसने डॉक्टर के साथ रिसर्च करी तब उसे पता चला कि जिस तरीके से ऑर्गन्स या सेल्स के अंदर हमारी मेमोरीज का कुछ पार्ट होता है, उसी तरीके से हर क्वर्क फैक्टर में उसके ओनर की कॉन्शियसनेस होती है। और क्योंकि ऑल फॉर वन का क्वर्क क्वर्क्स के बीच में इंटरफेयर कर सकता है, इसी वजह से ऑल फॉर वन कॉन्शियसनेस से इंटरेक्ट कर पाता है। तभी शिगाराकी नाना शिमुरा की तरफ देखता है और उसे समझ आता है कि वो कौन है। उसे याद आता है कि बचपन में उसने अपनी ग्रैंड मदर की फ़ोटो देखी थी। इसके बाद ऑल फॉर वन फॉर ऑल के नेचर को समझाता है। वो बोलता है कि मेरे छोटे भाई के पास भी एक क्वर्क था जिससे वो अपने क्वर्क को आगे ट्रांसफ़र कर सकता था, और जब मैंने उसे पावर स्ट्रोकिंग का क्वर्क दिया तो वो दोनों मिक्स हो गए और एक तरीके से एक स्लीपर कार बन गए जिसमें लोगों की कॉन्शियसनेस फ्यूचर जनरेशन तक पहुँच पाती है। ऑल फॉर वन और ऑल फॉर वन के भाई के क्वर्क्स का नेचर काफ़ी सिमिलर है। ऑल फॉर वन किसी से भी उसका क्वर्क छीन सकता है और आगे ट्रांसफ़र कर सकता है, पर ऑल फॉर वन के भाई के पास जो क्वर्क था वो उससे किसी और के क्वर्क को नहीं छीन सकता था, बस अपने क्वर्क को आगे बढ़ा सकता था, जिसकी वजह से वन फॉर ऑल के क्वर्क का जन्म हुआ। और इन दोनों ही क्वर्क्स की मदद से क्वर्क्स के अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है उससे इंटरेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद ऑल फॉर वन नाना शिमुरा से बोलता है कि तुम अपने ग्रैंडसन से नहीं मिलना चाहोगी। नाना शिमुरा शिगाराकी की तरफ देखती है और बोलती है कि अच्छा, तो तुम हो कोटारो के बेटे। शिगाराकी बोलता है कि ग्रैंड माँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं, पर एक बात आप मान सकती हैं कि मैं भी आपको दिल से नफरत करता हूँ। भले ही शिगाराकी अपने फादर से नफरत करता हो, पर वो अपने फादर की उसी नफरत को आगे बढ़ा रहा है। उसके फादर नाना शिमुरा से नफरत करते थे क्योंकि नाना शिमुरा ने अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दिया था, और टोमोरो शिगाराकी भी उसी नफरत को आगे बढ़ा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन लगातार वन फॉर ऑल को अपनी तरफ खींच रहा होता है। नाना शिमुरा उस चीज़ को रोकने की काफ़ी कोशिश कर रही होती हैं, पर यह ज़्यादा कारगर नहीं हो रहा होता। इज़ुको बोलता है कि ये क्या हो रहा है, वन फॉर ऑल का क्वर्क गायब होता जा रहा है। ऑल फॉर वन बोलता है कि टोमुरा ये काम कर रहा है, तुम्हारी नफरत काम आ रही है। वन फॉर ऑल को उसके ओनर की विल के अलावा कोई नहीं हिला सकता है।
पर तुम्हारा गुस्सा और रेज उस रूल को तोड़ रहा है। इसके बाद ऑल फॉर वन एक बहुत ही अजीब सी बात बोलता है, जो चीज़ मैंने शायद पहले नोटिस नहीं करी थी। ऑल फॉर वन बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था शिगाराकी, तुम मुझसे भी नफरत करते हो, पर कोई बात नहीं, सिंबल ऑफ टेरर पे ये बात सूट करती है। हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, पर ये बात पक्का है कि ये पहली बार ही बताया जा रहा है कि टोमोरो शिगाराकी ऑल फॉर वन से भी नफरत करता है। अभी तक मुझे लगता था कि ऑल फॉर वन वो इकलौता शख्स है जिसकी टोमोरो शिगाराकी इज्जत करता है। शिगाराकी वन फॉर ऑल को उससे लगातार दूर करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि नाना शिमुरा और इजुको के पीछे कोई खड़ा होता है। इस सीरीज़ में हम पहली बार ऑल फॉर वन के भाई को देखते हैं, यानी कि असली वन फॉर ऑल का यूज़र। दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि ये असली यूज़र्स की सोल नहीं है, ये एक तरीके से उनके कॉन्शियसनेस के कुछ पार्ट्स हैं जो पीछे छूट गए हैं। ऑल फॉर वन बोलता है कि मेरा भाई भी उतना ही ज़िद्दी है जितना कि मैं हूँ। तभी ऑल फॉर वन का भाई ऑल फॉर वन से बोलता है कि अच्छा, तो ये तुम्हारा सक्सेसर है। ऑल फॉर वन बोलता है कि भाई, ये सच में बहुत ही बुरी बात है कि मैं तुम्हें कभी अपना नहीं बना सका। ऑल फॉर वन के भाई ने कभी भी ऑल फॉर वन का साथ नहीं दिया, और उस टाइम पे वो इकलौता था जो अपने भाई के खिलाफ खड़ा हुआ था, और उसने कभी भी अपने भाई ऑल फॉर वन का साथ नहीं दिया, जबकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। ऑल फॉर वन का भाई ऑल फॉर वन से बोलता है कि हम तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाएंगे, हमने इसी बच्चे के अंदर रहने का फैसला किया है। एक तरीके से वन फॉर ऑल के यूज़र्स की विल वन फॉर ऑल की बन गई है, और एक तरीके से वो कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया है कि ये सोच सकता है कि ये किसके अंदर रहना चाहता है, और इस वक्त इजुको से ज़्यादा कोई भी इसका वर्दी नहीं है। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ही बता दिया था कि हमें वन फॉर ऑल के और भी यूज़र्स देखने को मिल सकते हैं, और इस चैप्टर में वही चीज़ हो रही है जो हमने लास्ट चैप्टर में प्रेडिक्ट करी थी। जैसे ही ऑल फॉर वन का भाई फाइट को ज्वाइन करता है, वैसे ही ऑल फॉर वन और शिगाराकी को वो क्वॉक से बाहर पुश करने लग जाते हैं, और इस बारी वो सक्सेसफुल भी हो रहे होते हैं। शिगाराकी बोलता है कि वन फॉर ऑल एक ऐसी ताकत है जिसने उस तरीके से कभी बिहेव नहीं किया जैसा मास्टर चाहते थे। इसके बाद ऑल फॉर वन और ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करने लग जाता है। वो टोमुरा शिगाराकी से बोलता है कि टोमुरा, अपनी और ज़्यादा ताकत लगाओ, अगर हम दोनों अपनी ताकतों को मिला लेंगे तो हम वन फॉर ऑल को पा सकते हैं। ये लोग कुछ भी नहीं है, ये बस वो कुछ लोग हैं जो मेरे हाथों मारे गए हैं। ऑल फॉर वन अपने भाई से बोलता है कि भाई, तुम बोल रहे हो कि तुमने इस बच्चे को चुना है, पर मैं शिगाराकी की आंखों से सब कुछ देख रहा था। इस बच्चे के पास ये ताकत पूरी तरीके से वेस्ट है। ये बच्चा ना ही अपने दोस्तों को बचा सका, ना ही अपने टीचर को, बल्कि उन लोगों को इसे बचाना पड़ा, और ये अपने मास्टर की तरह ही गुस्से में सब कुछ भूल जाता है। और अब इसे देखो कैसे कमज़ोरों की तरह ज़मीन पे पड़ा है। तुम्हें वन फॉर ऑल के लिए कभी ऐसे यूज़र को चूज़ नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल बेकार है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तभी ऑल फॉर वन का भाई बताता है कि वो इजुको के अंदर क्यों रहना चाहते हैं। वह बोलता है कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम एक ऐसे शख्स हो जो दूसरों का खून बहाता है। ऐसा शख्स कभी नहीं समझ सकता कि दूसरों के लिए खून बहाना क्या होता है। वो दूसरों के लिए गुस्सा करता है, और वो अपनी जान तब तक लगाता रहता है जब तक वो सच में कुछ भी नहीं कर सकता हो। इस बच्चे के अंदर दूसरों को बचाने की जो इच्छा है, उसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। हमारी ताकत इस बच्चे के पास ही रहेगी, और हम इसे ही फॉलो करेंगे। ये बात हम सभी जानते हैं कि इजुको जब दूसरों को बचाने की कोशिश करता है तो वो अपनी पूरी जान लगा देता है। अगर उसमें पूरी ताकत भी नहीं होती तब भी वो अपनी पूरी कोशिश करता है, और वो तब तक कोशिश करता रहता है जब तक वो सच में कुछ ना कर सकता हो। और वन फॉर ऑल के अंदर जो वेस्टेजेस हैं, उन्होंने इजुको की आंखों के थ्रू ये सब कुछ देखा है। वो जानते हैं कि इजुको झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच में दूसरों को बचाना चाहता है, और एक असली हीरो बनने के अलावा उसकी लाइफ में कोई और मकसद नहीं है, और इसीलिए वन फॉर ऑल के सारे यूज़र उसे ही फॉलो करना चाहते हैं। इस चैप्टर में हमारे को दोस्तों एक और जवाब मिलता है कि ये ऑल फॉर वन असली है या फिर ये बस एक वेस्टेज है। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि ये सिर्फ एक वेस्टेज है। असली ऑल फॉर वन अभी भी जेल के अंदर बंद है। फिलहाल हमें ये तो नहीं पता कि असली ऑल फॉर वन इसे कंट्रोल कर रहा है या नहीं, पर इतना ज़रूर पक्का है कि फ़िलहाल ये ऑल फॉर वन शिगाराकी की बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। आखिरकार वन फॉर ऑल के सारे यूज़र ऑल फॉर वन का कॉक से बाहर पुश करने में कामयाब हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि बाहर मिडोरिया और टोमुरा की फाइट भी खत्म हो चुकी होती है। मिडोरिया की हालत काफ़ी ख़राब होती है, और शिगाराकी भी बहुत ज़्यादा घायल होता है, और उसके रीजनरेशन ने काम करना शुरू कर दिया होता है। पिछले चैप्टर में वो कोयला बन चुका था, पर इस चैप्टर में वो काफ़ी हील हो चुका है। मिडोरिया अपने मन में बोलता है कि मेरे पास अभी भी वन फॉर ऑल है, फ़िलहाल वो मेरे क्वॉक को चुरा नहीं पाया। तभी ऑल फॉर वन शिगाराकी से बोलता है कि मेरा क्वॉक अभी पूरी तरीके से तुम्हारा नहीं हुआ है। ऑल फॉर वन तुम्हारी बॉडी में भी पूरी तरीके से सेटल नहीं हुआ है। इस वक्त बेहोश मत होना, जब तक तुम पूरे नहीं हो जाते, जब तक आराम करो, और फिर किसी दिन इस लड़ाई को पूरी करना। तो फिलहाल के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। मिडोरिया भी लड़ते लड़ते थक चुका होता है, और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि शिगाराकी प्लीज़ अब हिलना मत। इस वक्त सभी के सभी हीरोज़ लड़ते लड़ते थक चुके हैं, और इस वक्त किसी की भी अंदर ताकत नहीं है कि वो शिगाराकी से फिर से लड़ सके। अगर शिगाराकी अपनी पूरी ताकत में फिर से आ जाता है तो हमारे हीरोज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसीलिए मिडोरिया बोलता है कि शिगाराकी अब तुम मत उठना। इसके बाद हम जाइगेंटोमाकिया को देखते हैं, जो कि अभी भी तबाही मचाते हुए शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके बाद हम डाबी को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है। वो बोलता है कि शिगाराकी अभी भी एंडेवर से लड़ रहा है,
तो चलो तैयार हो जाते हैं। कंप्रेस बोलता है कि किस चीज़ के लिए तैयार होना है। डाबी बोलता है और किस चीज़ के लिए, इस नकली हीरो सोसाइटी को ख़त्म करने के लिए। डाबी के चेहरे पे मैंने आज तक ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देखा है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। और डाबी इस वक्त स्टेन के आइडल से बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा है। तभी कंप्रेस टोगा से बोलता है कि टोगा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, ध्यान से, वरना तुम नीचे गिर जाओगी। मैं जानता हूँ कि तुम यूए के स्टूडेंट्स के बारे में सोच रही हो, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। टोगा बोलती है कि हीरोज़ लोगों को बचाते हैं, तो ट्वाइस को क्यों मार दिया गया? क्या वो इंसान नहीं था? तो क्या ये लोग मुझे भी मार देंगे? मैं ये बात इज़ुको और ओचाको से पूछना चाहती हूँ, और उनका जो जवाब होगा मैं उस हिसाब से बिहेव करूँगी। टोगा ट्वाइस को पसंद करती थी और ट्वाइस मारा जा चुका है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा शौक में है। वो इज़ुको को भी पसंद करती है क्योंकि वो एक असली हीरो है, तो वो उससे जानना चाहती है कि ट्वाइस का मारा जाना सही था या गलत। एमएचए की स्टोरी हर चैप्टर के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और हमारे को काफ़ी सारे आंसर्स भी मिल रहे हैं। और अब हम वन फॉर ऑल के पहले यूज़र को भी देख चुके हैं और वन फॉर ऑल और ऑल फॉर के क्वर्क्स के नेचर को भी समझ चुके हैं। तो ये भी बात देखने वाली होगी कि आगे की स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। क्या हम और भी वेस्टेजेस से मिलेंगे? क्योंकि मैं देखना चाहूँगा कि बाकी वन फॉर ऑल के यूज़र्स कैसे थे। मुझे लगता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो दोस्तों, आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इस चैप्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन का इंटरेक्शन कैसा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।